स्टूडेंट, आप सभी का एपी स्टडी कॉमर्स एंड इंग्लिश गुरुजी चैनल में स्वागत है। आज हम समायोजन एडजस्टमेंट जो 15वां अध्याय है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। 15वें अध्याय में जो है आपको बेसिक चीज़ों को जानना जरूरी है। इसके आधार पर हम 16वें अध्याय के प्रैक्टिकल के क्वेश्चन जो समायोजन से संबंधित है उनको हल करते जाएंगे। तो एक एक करके बारी बारी से इसको हम समझते हैं, क्योंकि इन चीज़ों को आप जब तक समझेंगे नहीं तब तक आप प्रैक्टिकल के क्वेश्चन को मतलब इसके समायोजन के जो क्वेश्चन है उसको अच्छे ढंग से हल नहीं कर पाएंगे। इसलिए बेसिक को आपको समझना जरूरी है। एक एक करके हम डिस्कस करते जाएंगे और आप समझते जाएंगे। चलिए शब्दावली को देखिए। शब्दावली में हम पहले डिस्कस करेंगे वित्तीय विवरण के समायोजन। क्या क्या चीज़ों का हम समायोजन करते हैं? तो छूटे हुए व्यवहारों को हिसाब किताब की जो पुस्तक है उसमें लिखना, छूटे हुए व्यवहारों को हिसाब की पुस्तकों में लिखना, त्रुटियों को सुधारना, दिए हुए आयोजन एवं प्रावधानों की व्यवस्था करना, आयोजन आदि जो है समायोजन कहलाता है। इसमें हमको क्या जानना है कि छूटे हुए व्यवहारों को हिसाब किताब की पुस्तकों में लिखना। जो भी व्यवहार हमारा छूट गया है उसको हम समायोजन के दौरान हिसाब की पुस्तकों में लिखते हैं। त्रुटि हो गया है, अगर गलती हो गई है तो उसको हम सुधार करेंगे और आयोजन एवं प्रावधानों की व्यवस्था करेंगे। आयोजन किसके लिए करते हैं? जैसे डूबत ऋण है तो डूबत ऋण के लिए क्या किया जाता है? आयोजन किया जाता है। मूल्य ह्रास है तो मूल्य ह्रास के लिए भी क्या करना पड़ता है हमको? प्रावधान, आयोजन, संचय, इस प्रकार के शब्द जो है आपको देखने को मिलेंगे। आगे जो है इन सब चीज़ों के बारे में आपको परिचय कराएंगे। अभी आप केवल इन चीज़ों का थोड़ा सा संक्षिप्त ब्यौरा आप समझते जाइए। उसके बाद है अंतिम स्टॉक। अंतिम स्टॉक किसे कहते हैं? तो लेखांकन वर्ष के अंत में बचा हुआ माल अंतिम स्टॉक कहलाता है। अगले वर्ष के प्रारंभ में यह प्रारंभिक स्टॉक बन जाता है। अब यहाँ पर लेखांकन वर्ष शब्द दिया है तो लेखांकन वर्ष का मतलब होता है, लेखांकन दो प्रकार से वर्ष से कर सकते हैं। एक तो वित्तीय वर्ष के आधार पर और दूसरा जो है हम कैलेंडर वर्ष के आधार पर कर सकते हैं। तो वित्तीय वर्ष मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का, और कैलेंडर वर्ष होता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर का। तो इन दोनों वर्ष में से जो भी व्यापारी चयन करता है उस चयन के आधार पर वो अपने हिसाब किताब को मेंटेन करता है। तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो लेखांकन वर्ष के अंत में, लेखांकन वर्ष के अंत में मतलब वित्तीय वर्ष होगा तो 31 मार्च और कैलेंडर वर्ष होगा तो 31 दिसंबर। ठीक है, तो लेखांकन वर्ष के अंत में बचा हुआ माल जो है अंतिम स्टॉक कहलाता है और अगले वर्ष के प्रारंभ में यह प्रारंभिक स्टॉक बन जाता है। ठीक, 31 मार्च अगर लेखांकन वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का है तो 31 मार्च को जो स्टॉक बचा है उसको हम क्या बोलेंगे? अंतिम स्टॉक बोलेंगे। और वही अगले साल मतलब मार्च के बाद अप्रैल आता है तो 1 अप्रैल को वही स्टॉक क्या हो जाएगा? प्रारंभिक स्टॉक कहलाएगा। क्लियर हो गया होगा। फिर है अदत्त व्यय। अदत्त व्यय किसे कहेंगे? तो चालू वर्ष से संबंधित व्यय अथवा जिसकी सेवा ली जा चुकी हो किंतु जिनका भुगतान नहीं किया गया हो। ऐसा व्यय जिसका हमने चालू वर्ष में सेवा ले लिए हैं, काम करवा लिए हैं, लेकिन उसका भुगतान नहीं किए हैं, तो ऐसे व्यय को हम क्या कहते हैं? अदत्त व्यय कहते हैं। क्लियर हो गया। उसके पश्चात पूर्वदत्त व्यय। पूर्वदत्त व्यय का मतलब होता है ऐसा व्यय चालू वर्ष में भुगतान कर दिए गए व्यय या सेवा जो चालू वर्ष से संबंधित ना होकर अगले वर्ष से संबंधित है। कहने का तात्पर्य है कि ऐसे व्यय जिसका भुगतान हमने पहले ही कर दिया एडवांस में, लेकिन उसकी जो सेवा है हमको जो है नहीं लिया है हमने, तो उसको हम क्या बोल देंगे? वो उससे बोलेंगे पूर्वदत्त व्यय। जैसे मान लीजिए हमने व्यापार के लिए एक भवन या बिल्डिंग किराए पर लिया है और उस बिल्डिंग का जो किराया है हमने अगले जो है 2 वर्षों के लिए पहले से ही पेमेंट कर दिया है। तो वो अगले 2 वर्ष, इस वर्ष का तो हमने पेमेंट किया है, उसके साथ साथ 2 वर्ष का पहले से ही एडवांस में अग्रिम के रूप में पेमेंट कर दिया है, तो उसको हम क्या बोल देंगे? पूर्वदत्त किराया बोल सकते हैं। अदत्त का मतलब भी उसी प्रकार से है। मान लिया जाए हमने कोई भवन लिया है और इस वर्ष हमने उस भवन पर का किराया दिया ही नहीं है, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? अदत्त व्यय कहलाएगा। उपार्जित आय। उपार्जित आय को आप अच्छे ढंग से अगर समझना है तो आप ये समझिए कि हमने किसी का काम कर दिया या हमने किसी को सेवा दे दी, लेकिन उसके बाद जो है उसके बाद भी हमको जो है उसकी राशि प्राप्त नहीं हुई।
मतलब कहने का तात्पर्य है कि चालू वर्ष में अर्जित आय किंतु चालू वर्ष में प्राप्त नहीं हुई। काम हमने कर दिया किसी का, या काम किसी की सेवा कर दी, या किसी को जो भी माल दिया, या आप समझिए कि जो भी सेवा हमने दी, उसके बदले में हमको उस चालू वर्ष में किसी प्रकार की राशि प्राप्त नहीं हुई। ठीक है। अनुपार्जित आय, चालू वर्ष में उपार्जित नहीं हुई आय किंतु जिनका भुगतान अग्रिम रूप में चालू वर्ष में प्राप्त हो गया, उसे अग्रिम प्राप्त आय भी कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि हमने किसी का काम किया ही नहीं, लेकिन सामने वाले ने हमको जो है पहले से एडवांस में राशि का भुगतान इसी वर्ष में कर दिया, जो चालू वर्ष चल रहा है उसमें, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे अग्रिम प्राप्त आय भी कहते हैं। ठीक है। ये व्यापार के लिए क्या है, एक प्रकार का दायित्व है। ठीक। मूल्यह्रास, मूल्यह्रास क्या है, तो मूल्यह्रास को हम अंग्रेजी में डिप्रिसिएशन कहते हैं। स्थायी संपत्ति के निरंतर प्रयोग में आने, समय के व्यतीत होने, अप्रचलित होने आदि के कारण उसके मूल्य में जो धीरे धीरे कमी आती है, उसे हम क्या बोलते हैं, ह्रास कहते हैं। मूल्य में धीरे धीरे जो भी कमी आएगी संपत्ति का निरंतर प्रयोग से, तो उस कमी को ही हम क्या बोला जाता है, हम बोलते हैं उसको ह्रास। ठीक है। मूल्य ह्रास कहते हैं, मूल्य में कमी आ गई। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई व्यक्ति व्यापार में माल बेचने के लिए जगह जगह घूम करके माल बेचने के लिए, अगर कोई व्यक्ति अगर एक पिकअप लेता है या मोटरसाइकिल लेता है, तो उस समय जो रेट जिस समय लिया रहता है उस समय रेट उसका पूरा रहता है, पूरे रेट में लेता है वो। लेकिन एक साल बाद अगर उसी पिकअप को या उसी मोटरसाइकिल को वो बेचने जाएगा, तो क्या मार्केट में उसका मूल्य जितना पहले जितने दाम में लिया था उतने रेट उसको प्राप्त होगा क्या? तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आप देखे होंगे कि मोटरसाइकिल अगर आप खरीद करके लाए हैं, उसको 2 दिन बाद आप मार्केट में बेचने जाओगे तो उसका जो रेट होता है वो डाउन हो जाता है, कम हो जाता है। तो ठीक इसी प्रकार ये भी है, स्थायी संपत्ति जो है व्यापार में हम निरंतर प्रयोग करते हैं, और निरंतर प्रयोग करने के कारण क्या होता है, उसके मूल्य में धीरे धीरे क्या होती है, कमी आती जाती है, और इसी कमी को हम क्या बोलते हैं, मूल्य ह्रास कहते हैं, ह्रास कहते हैं। ठीक। देनदार, ये आपने तो मूल्य ह्रास के बारे में पढ़ लिया होगा, पिछले वीडियो में मैंने विस्तार से बताया है। फिर है देनदार, तो व्यापार में जिन्हें माल उधार बेचा जाता है वे व्यापारी देनदार या ऋणी कहलाते हैं। डूबत ऋण, तो वे व्यापारी जो अपने देय ऋणों का भुगतान समय पर नहीं करते, वे व्यापारी जो अपने देय ऋणों का भुगतान समय पर नहीं करते, या जिनसे ऋण की जो रकम की वसूली होने की कोई संभावना नहीं रहती है, उसे डूबत ऋण कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि ऐसा जो उधार है, वो जो भी व्यापारी है, जो भी देनदार है या ऋणी है, वो देने की स्थिति में नहीं होता। हमको लगता है कि वह पैसा हमारा डूब जाएगा, तो वही पैसा हम उसको क्या लिखते हैं, डूबत ऋण के रूप में लिखते हैं, डूबत ऋण के रूप में लिखा जाता है। ठीक है। फिर पूंजी पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, व्यापार में पूंजी लगाई जाती है, उस पर पुरस्कार स्वरूप जो रकम दी जाती है उसे पूंजी पर ब्याज कहते हैं। पूंजी पर ब्याज मतलब व्यापार में जो भी पूंजी लगाई जाती है उस पर पुरस्कार स्वरूप जो रकम दी जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, पूंजी पर ब्याज कहते हैं। आहरण पर ब्याज, आहरण मतलब व्यापारी द्वारा स्वयं के उपयोग के लिए या स्वयं के व्यय के लिए व्यापार से निकाली गई रकम, जिसे क्या कहते हैं, आहरण। व्यापारी 2 प्रकार से आहरण कर सकते हैं, एक तो जो है माल का आहरण करता है, और दूसरा जो है रकम का। रकम मतलब पैसे का, व्यापार के में जो पैसा है उसमें से कुछ पैसा अपने निजी उपयोग के लिए ले सकता है, या फिर उसमें का जो वस्तु है वो निजी उपयोग के लिए अपने निजी उपयोग के लिए ले सकता है। इन दोनों पर जो है ब्याज लगाया जाता है, तो ब्याज लगाए जाते हैं, इसे ही क्या बोलते हैं, हम आहरण पर ब्याज कहते हैं। क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं समायोजन का अर्थ। समायोजन का अर्थ, अच्छा, इसमें आहरण पर ब्याज, पूंजी पर ब्याज क्यों, तो व्यापार को हम शुरू में ही पढ़े हैं कि व्यापार और व्यापारी दोनों अलग अलग होते हैं। व्यापार को अलग माना जाता है और व्यापारी को उससे अलग माना जाता है। ठीक है, इसलिए ऐसा होता है। समायोजन का अर्थ है तो व्यापार के वास्तविक परिणामों तथा आर्थिक स्थिति के सही मूल्यांकन के लिए यह आवश्यक है कि संबंधित अवधि में हुए
समस्त व्यवहारों को अंतिम खातों में शामिल किया जाए। इसके अभाव में अंतिम खातों से मिलने वाली जानकारियां भ्रामक एवं असत्य होंगी। ठीक है, तो जितने भी जानकारियां उनको हम समायोजन में शामिल करते हैं। समायोजन का शाब्दिक अर्थ है ठीक बिठाना अर्थात व्यवस्थित करने से। अतः एक अवधि विशेष के छूटे हुए व्यवहारों को लिखना, अपूर्ण लेखों को पूर्ण करना, असंबंधित व्यवहारों को अलग करना तथा त्रुटियों का सुधार करना ही समायोजन है। तथा अवधि की समाप्ति पर इस प्रकार के सभी व्यवहारों को व्यवस्थित करने हेतु नकल विशेष में की जाने वाली प्रविष्टियां ही समायोजन प्रविष्टियां कही जाती है। और जो भी व्यवहार छूटे हैं या अपूर्ण हैं या फिर त्रुटि है, उन त्रुटियों को सुधार करने के लिए हम क्या करते हैं, नकल बही में जो है पंजी प्रविष्टि करते हैं। और इसी पंजी प्रविष्टि को हम क्या बोलते हैं, समायोजन प्रविष्टियां कहते हैं। अब प्रमुख समायोजन प्रविष्टियां क्या क्या होंगी तो उसको देख लीजिए। तो प्रमुख समायोजन प्रविष्टि होगी वो है, पहला है अंतिम रहत्य का। अंतिम रहत्य अदत्त व्यय, पूर्व दत्त व्यय, उपार्जित आय, अग्रिम प्राप्त या अनुपार्जित आय, मूल्य ह्रास, डूबत ऋण के लिए आयोजन मतलब संचय, देनदारों पर छूट के लिए आयोजन और लेनदारों पर छूट के लिए आयोजन, पूंजी तथा आहरण पर ब्याज, ऋण पर ब्याज, विशेष समायोजन। तो ये जो है 13 जो पॉइंट हैं। इसके अलावा यहाँ पर माल तथा माल से संबंधित हानियों और प्रबंधक का कमीशन आदि के लिए प्रमुख समायोजनों का विस्तार सहित वर्णन है। तो इनके बारे में, इसके बारे में जो है थोड़ा थोड़ा हम एक एक करके बारी बारी से समझेंगे, क्योंकि इनको समझना आपको बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर देखिए अंतिम रहत्या। अंतिम रहत्या का अर्थ, तो वर्ष के अंत में न बिके हुए माल को ही हम क्या बोलते हैं, अंतिम रहत्या, अंतिम स्कंद कहते हैं। व्यापार के परिणामों व आर्थिक स्थिति की सही जानकारी के लिए अंतिम जो रहत्या है उसका मूल्यांकित कर इसे बहियों में लिखा जाना आवश्यक है। अंतिम रहत्या का मूल्यांकन सामान्यतः लागत मूल्य अथवा बाजार मूल्य दोनों में से जो मूल्य कम होता है उस पर किया जाता है। कहने का तात्पर्य यही है, तो लागत मूल्य या बाजार मूल्य दोनों में से जो भी कम होगा उस पर जो है हम क्या करेंगे, ये अंतिम रहत्या का मूल्यांकन करते हैं। ठीक, इसका समायोजन प्रविष्टि क्या होगा, तो समायोजन प्रविष्टि होगा अंतिम रहत्या खाता विकलन व्यापार खाता से। अंतिम रहत्या खाता विकलन व्यापार खाता से अंतिम स्कंद का हिसाब में लेने पर, ये इसको आपको ध्यान रखना है। उक्त प्रविष्टि की दशा में जबकि अंतिम स्कंद को तलपट के बाहर लिखा गया है, अंतिम स्कंद का मूल्य यदि तलपट में प्रदर्शित किया गया है तो इस स्थिति में समायोजन प्रविष्टियां अंतिम स्कंद को व्यापार खाते के क्रेडिट पक्ष में तथा चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में लिखा जाता है। क्या बोल रहा है, अंतिम स्कंद को व्यापार खाते के कौन से पक्ष में लिखेंगे, क्रेडिट पक्ष में लिखेंगे, और चिट्ठे के कौन से पक्ष में लिखेंगे, संपत्ति पक्ष में लिखेंगे। अंतिम स्कंद यदि तलपट में प्रदर्शित किया गया है तो इस स्थिति में इसे केवल चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में लिखा जाता है। तलपट में अगर प्रदर्शित किया गया है तो हम इसे चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में केवल लिखेंगे, व्यापार खाते में नहीं लिखेंगे। ठीक है, तलपट में प्रदर्शित किया गया, अंतिम स्कंद यदि तलपट में प्रदर्शित किया तो इस स्थिति में चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में लिखा जाएगा। फिर उसके बाद है अदत्त व्यय। अदत्त व्यय क्या होता है, तो ये ऐसे व्यय हैं जिसकी जो है हमने सेवा तो प्राप्त कर ली है किंतु उसका भुगतान अभी तक नहीं किया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अदत्त व्यय। जैसे व्यापार में मजदूरी, किराया, वेतन आदि का भुगतान सेवाएं प्राप्त करने के बाद किया जाता है। ठीक, तो उसको हम क्या हो गया, ये अदत्त भी हो सकता है। तो अदत्त व्यय चूँकि चालू वर्ष से संबंधित होते हैं इसलिए यह आवश्यक है कि ऐसे व्ययों का लेखा इसी वर्ष से संबंधित अंतिम खातों में कर लिया जाए। ठीक है, तो ये हो गया। तो समायोजन प्रविष्टि क्या होगी, तो यहाँ पर जो भी व्यय है अदत्त व्यय, तो किराया, अदत्त किराया खाता विकलन, अदत्त मजदूरी खाता विकलन, समझ रहे हैं, अदत्त वेतन खाता विकलन, अदत्त व्यय खाता से इस प्रकार से होगा पंजी प्रविष्टि। ठीक, महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, तो अदत्त व्यय खाता एक व्यक्तिगत खाता है। अदत्त व्यय की राशि संबंधित व्यय में जोड़कर व्यापार एवं लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में लिखी जाती है। अदत्त व्यय को चिट्ठे के दायित्व पक्ष में लिखा जाता है। अदत्त व्यय तलपट में उपस्थित है तो इसे केवल चिट्ठे के दायित्व पक्ष में ही लिखना चाहिए। इतना कोई अब याद रखिएगा। ठीक है, केवल थोड़ा थोड़ा आप समझिए।
पूर्वदत्त व्यय, तो पूर्वदत्त व्यय के बारे में बताया कि व्यापार में कभी कभी किसी व्यय की राशि भुगतान अधिक मात्रा में कर दिया जाता है तथा ऐसे व्यय की राशि चालू वित्तीय वर्ष के साथ साथ आगामी वर्ष की कुछ अवधि के लिए भी पर्याप्त होती है। अतः भुगतान की गई व्यय राशि में जिस राशि का संबंध आगामी वर्ष से रहता है उस व्यय की राशि को ही पूर्वदत्त व्यय कहा जाता है। मतलब जिस राशि का संबंध आगामी वर्ष से रहेगा, मतलब उसको हम क्या बोलेंगे, पूर्वदत्त व्यय कहेंगे। क्लियर है। अब इसका पूर्वदत्त का व्यय खाता विकलन हो जाएगा, व्यय खाता से व्यय का नाम रहेगा यहाँ पर। ये जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, डूबत ऋण के लिए आयोजन, इसको आप समझिए। बाकी जो पॉइंट है वो तो आपको आगे जो है क्लियर मैं कर दूंगा, इसको आपको समझना जरूरी है। वित्तीय वर्ष के अंत में विविध देनदारों से जो राशि डूब गई है उस राशि को घटा देने के बाद शेष सभी देनदारों को अच्छा नहीं माना जा सकता। कुछ ऐसे भी देनदार हो सकते हैं जिनके बारे में यह संदेह हो सकता है कि वे अपना ऋण दे पाएंगे या नहीं। कुछ देनदार ऐसे होते हैं जिनका संदेह होता है कि पैसा दे पाएंगे कि नहीं। ऐसे देनदारों से भविष्य में डूबत ऋण हो सकता है। इस हानि की आशंका को ध्यान में रखकर चालू वर्ष के लाभ में कुछ राशि का आयोजन कर लिया जाता है। यहाँ पर इस पॉइंट को आपको याद रखना है कि हानि की आशंका को क्या करेंगे, ध्यान में रखकर चालू वर्ष के लाभ में कुछ राशि का आयोजन कर लिया जाता है। अर्थात डूबत ऋण की भविष्य में होने वाली हानि को पूरा करने के लिए चालू वर्ष के लाभ में से कुछ लाभ बचा लिया जाता है। क्लियर हो गया। ऐसा लगता है कि कुछ आदमी ऐसे हैं, कुछ देनदार ऐसे हैं जो भुगतान मतलब जो भी उधार सामग्री या जो भी पैसा लेकर के गए हैं वे भविष्य में भुगतान करने की स्थिति में नहीं हो सकते और उनका जो राशि है वो डूबने की संभावना है। तो ऐसे में व्यापारी क्या करता है कि जो चालू वर्ष में जो लाभ हुआ रहता है उस लाभ में से कुछ पैसा जो है इस हानि की भरपाई के लिए जो है वो आयोजन करके रखता है, मतलब बचा करके रखता है, जिसे डूबत ऋण के लिए आयोजन कहा जाता है। ठीक। देनदारों से भविष्य में कितनी राशि प्राप्त नहीं होगी अर्थात डूब जाएगी उसका अनुमान गत वर्ष के आधार पर लगाया जाता है। गत वर्ष मतलब पिछले वर्ष के आधार पर लगाया जाता है कि पिछले साल कितना राशि हमारा डूब गया था, तो उतना राशि हो सकता है इस साल भी हमारा जो है वो उतना पैसा डूब जाएगा। तो इतने के लिए हम जो क्या करेंगे, जो भी लाभ हो रहा है उस लाभ में से थोड़ा थोड़ा हिस्सा बचा करके उतनी राशि जो है हम अलग से किसी खाते में या किसी प्रकार से जो है अन्य जगहों पर रख दिए रहेंगे, ताकि इस प्रकार की डूबत ऋण होगी तो उसकी भरपाई जो है उस लाभ के राशि से जो है व्यापार में किया जा सके। इसके लिए इस आयोजन की राशि देनदारों पर एक निश्चित प्रतिशत दर के आधार पर सामान्यतः ज्ञात कर ली जाती है तथा ज्ञात की गई राशि को लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में लिखा जाता है तथा चिट्ठे में देनदारों से घटाकर प्रदर्शित किया जाता है। ये कैसे करेंगे, इसको हम चिट्ठा जब बनाएंगे तो बताऊंगा मैं। फिर है आयोजन समायोजन प्रविष्टि। तो लाभ हानि खाता विकलन हो जाएगा डूबत ऋण आयोजन खाता से। लाभ हानि खाता विकलन डूबत ऋण आयोजन खाता से होगा। ठीक है। डूबत ऋण के लिए आयोजन करने पर डूबत ऋण का आयोजन को लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में लिखा जाता है। कहाँ लिखेंगे, डूबत ऋण आयोजन को लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में लिखेंगे और चिट्ठे में जो है हम चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में देनदारों से घटाते हुए डूबत ऋण आयोजन को प्रदर्शित किया जाता है। इसको आप विशेष ध्यान रखिएगा, आगे मैं और बताऊंगा, आपको क्लियर करूंगा एक एक चीजों को। ठीक है। ये जो आयोजन से संबंधित जो एक कैलकुलेशन है ये आगे जो है काम आने वाला है, तो इसको मैं बाद में बताऊंगा। जहां पर ये काम आएगा वहीं पर ही इसके बारे में हम जिक्र करेंगे। आपकी पुस्तक में देखिएगा लास्ट में समायोजन की प्रविष्टियां एक नज़र में दिया है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ये सारे जो है समायोजन के प्रविष्टियां हैं। ठीक है। उपार्जित आय, अनुपार्जित आय, मूल्य ह्रास, डूबत ऋण, इन सब के बारे में आपको एक बार ध्यान रखना है, एक बार पढ़ लेना है इन सबको। हम जो है 16वें नंबर का जो चैप्टर है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, एकाकी व्यापार के अंतिम खातों का निर्माण। ये क्या होता है, तो इसी में हमको ये जो
टेबल जो बना हुआ है, इसी टेबल के आधार पर हमको जो है पढ़ना है और इसी के आधार पर हमको क्वेश्चन को बनाना है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एकाकी व्यापार के अंतिम खातों का निर्माण 16वें नंबर का जो चैप्टर है उसमें अंतिम खातों में किए जाने वाले समायोजनों पर एक दृष्टि। समायोजनों का विस्तार से अध्ययन करने के बाद यह स्पष्ट हो जाता है कि समायोजन की प्रत्येक मद या अंतिम खातों में 2 बार लिखी जाती है। यहाँ पर मद है, द है, तो प्रत्येक मद अंतिम खातों में 2 बार लिखी जाती है। अंतिम खातों का मतलब जो होता है व्यापार खाता, लाभ हानि खाता और चिट्ठा, इन तीनों को मिला करके हम अंतिम खाते बनाते हैं। ठीक है, व्यापार एवं लाभ हानि खाते में किए जाने वाले समायोजन दूसरी बार चिट्ठे में भी लिखे जाते हैं। हम जो भी व्यापार एवं लाभ हानि खाते में समायोजन करेंगे उसको चिट्ठे में भी शामिल करेंगे। वो दोनों, जैसे व्यापार खाता में हुआ या लाभ हानि खाता में हुआ तो चिट्ठे में अवश्य होगा। ठीक है, अतः महत्वपूर्ण समायोजनों के दोहरे प्रभाव का एक दृष्टि में अध्ययन निम्न प्रकार से किया जा सकता है। पहला देखिए, अंतिम रहत्या। अंतिम रहत्या को हम व्यापार खाते के क्रेडिट पक्ष में लिखेंगे और इसी को हम चिट्ठे के संपत्ति पक्ष की ओर लिखेंगे। ठीक है, व्यापार खाते क्रेडिट पक्ष में और चिट्ठे के संपत्ति पक्ष, क्रेडिट मतलब विकलन पक्ष, समाकलन पक्ष में लिखेंगे और चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में। अदत्य व्यय व्यापार एवं लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में संबंधित व्यय की मद में जोड़ेंगे। ठीक, क्या हो रहा है, अदत्य व्यय को लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में संबंधित जो व्यय है उसमें मद में जोड़ देंगे, जबकि चिट्ठे में दायित्व पक्ष की ओर लिखेंगे। पूर्वतत्य व्यय व्यापार एवं लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में संबंधित व्यय की मद में से क्या करेंगे, घटाएंगे। पूर्वदत्त इसलिए घटाएंगे, चिट्ठे में संपत्ति पक्ष की ओर लिखेंगे। उपार्जित आय लाभ हानि खाते के क्रेडिट पक्ष में संबंधित आय की मद में जोड़ेंगे, मद में क्या करेंगे, जोड़ेंगे, जबकि चिट्ठे के संपत्ति पक्ष की ओर लिखेंगे। अनुपार्जित आय लाभ हानि खाते के क्रेडिट पक्ष में संबंधित जो आय की मद है इसमें से क्या करेंगे, घटाएंगे, जबकि चिट्ठे के दायित्व पक्ष में लिखेंगे। ये जो है क्या होता है, दायित्व होता है व्यापार के लिए, इसीलिए ऐसे करते हैं। मूल्यह्रास लाभ हानि खाते के क्रेडिट पक्ष में डेबिट पक्ष में लिखेंगे मूल्यह्रास को, क्योंकि ये हानि है एक प्रकार का, इसलिए लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में जाएगा। जब भी चिट्ठे में संपत्ति पक्ष की ओर संबंधित संपत्ति से क्या करेंगे, घटाएंगे। संपत्ति मतलब जो भी है, जैसे भवन पर ह्रास है तो भवन पर ह्रास लगाएंगे, संपत्ति पर ह्रास है तो संपत्ति पर, फर्नीचर पर है तो फर्नीचर पर, इस प्रकार से होता है। आयोजन डूबत ऋण आयोजन तो लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में लिखेंगे, जबकि चिट्ठे में संपत्ति पक्ष की ओर देनदारों से घटाएंगे। ये और है डूबत ऋण आयोजन तो लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में लिखेंगे, जबकि चिट्ठे के संपत्ति की ओर देनदारों से घटाएंगे। फिर देनदारों पर छूट के लिए आयोजन तो लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में लिखेंगे, जबकि चिट्ठे के संपत्ति पक्ष की ओर देनदारों में से घटाएंगे। लेनदारों पर छूट के लिए आयोजन लाभ हानि खाते के क्रेडिट पक्ष में लिखेंगे, चिट्ठे में जो है संपत्ति पक्ष दायित्व पक्ष की ओर लेनदारों से घटाएंगे। पूंजी पर ब्याज लाभ हानि के डेबिट पक्ष में, जबकि चिट्ठे के दायित्व पक्ष की ओर पूंजी में जोड़ेंगे। आहरण पर तो लाभ हानि क्रेडिट पक्ष में और चिट्ठे के दायित्व पक्ष में आहरण में जोड़कर पूंजी से घटाएंगे। इसको मैं बताऊंगा एक एक करके। ऋण पर ब्याज लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में लिखेंगे, जबकि चिट्ठे के दायित्व पक्ष में ऋण में जोड़कर दर्शाया जाएगा। तो इन सारे जो चीज़ें आपने अभी अध्ययन की है, सुनी है, देखी है, इसको आप अच्छे से बस पढ़ लीजिएगा। फिर आगे का जो क्वेश्चन है, एक एक करके क्वेश्चन को हम हल करते जाएंगे तो सारा टॉपिक जो है एक एक करके क्लियर होते जाएगा। यहाँ कहीं पर भी कोई भी डाउट नहीं छूटेगा। तो ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि वीडियो जो है लंबा हो गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में इसके पूरे क्वेश्चन को एक एक करके बारी बारी से समझते जाएंगे। वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।